और आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। सदन की कार्रवाई शुरू हुई है। लोकसभा से तस्वीरें मिलने लगी हैं। लोकसभा जहां एक बार फिर से विपक्ष आक्रामक। प्रश्नकाल आप सबका है, क्या प्रश्नकाल को नहीं चलाना चाहते आप? प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप रोज हंगामा करते हैं। आप जब प्रश्नकाल के बाद विषय उठाया करें ना, अच्छी परंपरा डाले। मैं आपके लिए कर रहा हूं ये सब कुछ कि प्रश्नकाल आपका समय रहता है, सरकार से पूछने का आपका अधिकार है। आप अधिकारों से खुद वंचित होना चाहते हैं और तख्तियां लाना छोड़ दें। यहां पर पहले भी मैंने कहा था, तख्तियां लाना छोड़ दें प्लीज। बालू जी, आपको हर इंपॉर्टेंट विषय पर बोलने का मौका पर्याप्त दिया है, हमेशा दिया है, जब भी ना नोटिस और बिना नोटिस के भी दिया। प्लीज क्वेश्चन नंबर 101 विनायक राव जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 101। माननीय मंत्री जी, का उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, देश के करीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायत को अच्छे तरीके से काम करने के लिए BBNL के माध्यम से OFC आप कनेक्टिविटी सदन देने के अंदर की मीटिंग मत किया करो, सदन के बाहर किया करो। From June 2008 to April 2012, in the passing of Sri R.C. Singh, the country has lost a veteran trade unionist and able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Sri Yogendra K. Alag and Sri R.C. Singh. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. उत्तर में लिखा है अध्यक्ष महोदय, 721 इतने ग्राम पंचायत को OFC देकर उन्होंने कार्यान्वित किया है। लेकिन मेरे जानकारी से शुरू में कई ग्राम पंचायतों ने ये पैकेज लिया था और उसका इस्तेमाल चालू किया था, लेकिन बाद में एक 6 महीने के बाद सारे के सारे बहुत से ग्राम पंचायत ने ये अपनी सर्विस बंद कर दी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अच्छी एक योजना थी, लेकिन उसको सक्सेस होने के लिए क्या कठिनाई है, उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। इम्प्लीमेंटेशन है, 2 तरीके से हुआ है। बहुत सारे राज्यों में केंद्र सरकार ने डायरेक्टली BBNL के जरिए या BSNL के जरिए से किया है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने of today's revised list of business. General Retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I raise to lay papers mentioned against my name as serial number 2 of the revised list of business. Sri Nityanand Rai. माननीय महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज समाप्त करके रखता हूँ। श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोस। Permission I raise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at the serial number 4 of the Ministry of Textile as per the today's revised list of business. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो फिलहाल दोनों सदन में कार्रवाई आप देख रहे हैं चल रही है। विपक्ष के हंगामे के आसार हैं और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले क्या कह रहे थे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, ये सुनिए। आया है, ये सब चीजों में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन श्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी इस मीटिंग को संबोधन करते हुए, आप सब भी थे, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत ओपन माइंडेड से ये कहा, अगर किसी को ये श्रेय देना है तो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात यूनिट और गुजरात यूनिट के अध्यक्ष CR पाटिल को अभिनंदन करना है, और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को अभिनंदन करना है, पार्टी को अभिनंदन करना है, उधर के कार्यकर्ता को अभिनंदन करना है। एक पार्टी लगातार संगठन के बलबूते पर कैसे लगातार जीत सकते हैं और कैसे एंटी इनकम्बेंसी को भी न आने दिया, क्योंकि हम अच्छे काम किया, ये अच्छे काम लोगों तक लेके जाके कैसे
जीत सकते हैं 7 बार एक पार्टी का संगठन का, पार्टी का संगठित शक्ति का एक उदाहरण है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री जी ये भी कहा है, हम कार्यकर्ता के बल पर, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकते हैं। इसके लिए गुजरात एक उदाहरण है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और G20 के बारे में प्रधानमंत्री सभी हमारे एमपीज को एक क्लैरियन कॉल दिया। G20 सरकार का कार्यक्रम नहीं है, G20 बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, G20 प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं है, G20 भारत का कार्यक्रम है और ये भारत का लोगों का कार्यक्रम बनना चाहिए। सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में उन्होंने कहा, जिस शहर में G20 का कार्यक्रम होता है उस शहर में हम और ज़्यादा इंतजाम करके लोगों को इन्वॉल्व करके स्वच्छता कार्यक्रम करना चाहिए। जो विदेशी मेहमान आएंगे, अतिथि देवो भव, इसका अपनाते हुए उनको स्वागत करना चाहिए। जिस शहर में हो रहा है उधर रंगोली लगाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, अतिथियों के स्वागत लेते हुए। और सभी लोगों को इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते, इनोवेटिव आप थिंकिंग करो, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, हमारे सब एमपी गण को उन्होंने आह्वान किया है। इसके बारे में सभी एमपीज को सोचने के लिए उन्होंने तो जो 2-3 आइडिया दिया है, उसके साथ ही साथ आप भी सोचो कैसे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें, ऐसे सोचो, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया। प्रधानमंत्री के अलावा किसी और सर कोई माननीय जेपी नड्डा जी भी बात की है। जैसे मैंने कहा, CR पाटिल के बारे में प्रधानमंत्री जबरदस्त प्रशंसा की कि उनके ने बहुत हार्ड वर्क करके बीजेपी गुजरात में जीत दिलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे प्रधानमंत्री। सर, ये जो फेलिसिटेशन और मोदी जी का जो स्वागत हुआ वो गुजरात इलेक्शन और G20 भी था या ऐसा? गुजरात इलेक्शन के जीत के बारे में माननीय मोदी जी का स्वागत हुआ, रिकॉर्ड जीत। प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से जानकारी दी गई कि गुजरात में बीजेपी को जो प्रचंड जीत मिली है, उसी को लेकर ये संसदीय दल की तरफ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। कुछ इस अंदाज में यहाँ पर नारेबाजी की गई है संसदीय दल की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ अपने संबोधन में साफ तौर पर यह बात रखी कि कार्यकर्ता ही बीजेपी की ताकत है, कार्यकर्ताओं के बल पर बीजेपी चुनाव जीतती है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संगठन शक्ति का उदाहरण है। जिस तरीके से लगातार 7वीं बार गुजरात में बीजेपी ने ये बड़ी जीत हासिल की, कार्यकर्ता ही हमारी ताकत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और जबरदस्त तरीके से प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल की थी। तो गुजरात में जोरदार जीत और उतना ही जोरदार संसदीय दल की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन में स्वागत। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब की वजह से लोगों की जान गई है। छपरा के इसुआपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से फिलहाल बच रही है। जहरीली शराब से मौत ने एक बार फिर बिहार में जो शराबबंदी है उसकी पोल खोलकर रख दी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं छपरा, जहां पर जो बीमार लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। जहरीली शराब का ये कहर एक बार फिर से जो बिहार में टूटा है। जहरीली शराब पीने की वजह से
लोगों की जान चली गई है बिहार में। ईसुआपुर की ये घटना है। ईसुआपुर गांव, जहरीली शराब पीने से 7 की मौत। क्या मधु जी शराब पिलाकर, जहरीला शराब पिला राम जी शाह से बेचवाते थे और हमारे भाई को पिलवा कर। तो राम जी साहब भी इसी में हैं जो मरे? हाँ, राम जी साहब भी मर गए हैं, वो भी मरे हैं। शराब बेचने वाला ही मर गया है जो? हाँ, मधु सिंह बेचवाते थे और हमारे भाई को बुला कर पिलवाते थे। मुंह बदबू दे रहा था। अच्छा, उसके बाद तबीयत खराब होने लगा। क्या वोमिटिंग वगैरह, उल्टी वगैरह भी हुआ? ऐसा क्या हुआ कि आप लोग अस्पताल लेकर गए? उल्टी हुआ, उसके बाद एक बार इनका ज्यादा तबीयत खराब होने लगा तो हम लोग गाड़ी में लेके अस्पताल गए। वहाँ से वहीं पे डेथ कर गए। क्या घटना घटी है यहाँ पे? आप लोग आए हैं, इनके साथ क्या हुआ था? ये शराब पीने से मौत हुआ था जी। शराब पीने से। कब पिए थे शराब ये? 12 तारीख को। 12 तारीख को। कैसे तबीयत खराब हुई? ये शराब पिए थे, उसके बाद में सही थे। एक बार रात में ज्यादा हालत खराब हो, 11 बजे रात में। तो मृतकों के परिजनों को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जहरीली शराब की वजह से मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ छपरा का प्रशासन है, अभी प्रशासन की तरफ से जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की जा रही। पेशेंट का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, अभी तो इलाज चल रहा है। क्या बताएं? क्या देखने में क्या लग रहा है, किस वजह से तबीयत खराब हुई है? बहुत कुछ नहीं है, सस्पेक्टेड है। किस चीज का सस्पेक्टेड हो रहा है उसमें? नहीं, हो सकता है सस्पेक्टेड पॉइजन कुछ किया हो या कुछ पिया हो। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जरा प्रकाश से जानते हैं कि जिस तरीके से प्रशासन गोलमोल जवाब दे रहा है, जहरीली शराब से मौत की अभी पुष्टि नहीं कर रहा है, क्या माना जाए, नाकामी छिपाने की कोशिश? देखिए, बिहार में जब भी जहरीली शराब से मौत होती है तो पहले प्रशासन ये काम करती है कि उस मौत को छिपाया जाए और ये बताया जाए कि कारण स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये वो इलाका है जहां पर अभी कुछ महीने पहले ही इस इलाके में कुछ जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। तो जाहिर है कि इस इलाके में फिर से एक बार होना, ये प्रशासन और पुलिस की जो पोल है वो पूरी तरह से खुलती नजर आ रही है। इसके पीछे ये है कि हर कोई जानता है कि शराबबंदी बिहार में किस तरह से फेल हुआ है, और इसके बावजूद यहाँ तक कि कई ऐसे नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, जो साफ खुले तौर पे कह रहे हैं कि शराबबंदी फेल है। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि शराबबंदी लागू रहेगा जब तक वो रहेंगे। तो ऐसे में प्रशासन की पहली प्राथमिकता होती है कि खबर को या मौत के कारणों को बचाया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद जैसे ही सब कुछ खुलता है सामने तो फिर से स्वीकार करना पड़ता है और फिर आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन ये खानापूर्ति ही होता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट ले लेंगे हम इस खबर पर। अगली खबर का रुख करने जा रहे हैं, ये राजस्थान से है, जहां जोधपुर में गैंग वॉर होगी। जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र में बजरी माफिया ओम प्रकाश चौधरी और सागर बिश्नोई के गैंग एक दूसरे के साथ भिड़ गए। दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान एक माफिया ओम प्रकाश चौधरी घायल भी हो गया। ओम प्रकाश चौधरी की गाड़ी को पहले बोलेरो से टक्कर मारी गई। इसके बाद ओम प्रकाश चौधरी के नीचे उतरने पर लाठी पाइप से उस पर हमला किया गया और तभी फायरिंग भी हुई। फायरिंग से घबराए दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। एक गोली तो छोटे बच्चे के पास से निकल गई। देखिए किस तरीके से खुलेआम राजस्थान का जोधपुर शहर, वहां पर ये गैंग वॉर, दिन दहाड़े गोलियां चली सड़क पर। दो गैंगस्टर, दोनों के बीच आर पार। जो दो गैंग बताए जा रहे हैं, माफिया बताए जा रहे हैं, एक ओम प्रकाश चौधरी, दूसरा सागर बिश्नोई गैंग। इन्हीं दोनों गैंग के बीच दिन दहाड़े फायरिंग हो गई है। फायरिंग के दौरान माफिया ओम प्रकाश चौधरी घायल भी हुआ है। ओम प्रकाश चौधरी की गाड़ी को पहले बोलेरो से टक्कर मारी गई और इसके बाद जब ओम प्रकाश चौधरी गाड़ी से नीचे उतरा तभी लाठी डंडों से उस पर हमला किया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से यह हमला हुआ और इसी दौरान हुई फायरिंग। देखिए कैसे दो लोग घेर कर एक शख्स को पीट रहे हैं लाठी डंडों से। ये गाड़ी को पहले टक्कर लगी, बोलेरो गाड़ी जिसे टक्कर मारी गई। टक्कर मारने के बाद ये जो शख्स था अपनी गाड़ी से बाहर निकला। ओम प्रकाश चौधरी माफिया बताया जा रहा है और तभी
इसको दूसरे गैंग के लोगों ने घेर लिया। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त मौजूद है। मनीष, राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर ये तो बड़ा सवालिया निशान है। ये क्या हो रहा है? दिन दहाड़े बीच सड़क पर आपस में गैंग वॉर और पुलिस नदारत। बिल्कुल रोमाना, राजस्थान ही नहीं बल्कि ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर है, जहां पर खुलेआम फायरिंग होती है, गैंग वॉर होती है। ओम प्रकाश चौधरी और सागर बिश्नोई, ये दो बजरी माफियाओं गैंग वहां पर पिछले लंबे अरसे से सक्रिय है और दोनों एक दूसरे से रंजिश भी रखते थे। और आज सागर चौधरी और उसके साथियों ने ओम प्रकाश को घेरा, पहले उसकी गाड़ी पर कई बार टक्कर मारी और उसके बाद 4 से 5 राउंड फायरिंग तक कर दी गई। खुलेआम माता का थान जोधपुर का ये प्रमुख इलाका है जहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद जितने भी हमलावर हैं वो भाग चुके, यानी अभी तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान राजस्थान की कानून व्यवस्था पर इस घटना से लगता है। और कुछ दिनों पहले सीकर में खुलेआम गैंग वॉर हुई थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है, एक तरफ सरकार भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है तो दूसरी तरफ अपराधी बेखौफ हैं, सड़कों पर खुलेआम उत्पात मचा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। एबीपी रिपोर्टर में इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। तवांग के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा चल रहा है। इस वक्त विपक्षी सांसद जोरदार तरीके से हंगामा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राज्यसभा में, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा चाहता है ताकि पूरे देश को सही जानकारी मिल सके। हम सदन में चर्चा चाहते हैं, ये मांग कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तस्वीरें आपके सामने हैं। राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से लगातार जोरदार तरीके से मांग की जा रही है कि चर्चा कराई जाए तवांग में हुई झड़प को लेकर, जिससे देश के सामने सच सामने आ सके, देश को सही जानकारी मिल सके। सत्ता पक्ष की तरफ से साफ किया गया था कल ही कि साहब ये मामला बेहद संवेदनशील है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए चर्चा का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, बयान जो है, स्टेटमेंट जो है, वो कल ही तवांग में हुई झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दोनों सदनों में दिया गया। बैठ जाइए, श्रीकांत शिंदे आप पूछिए। उत्पादन एवं उपयोग होता रहा है। माननीय उपसभापति जी, मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया और भारत की इस पहल का 72 देशों ने समर्थन भी किया। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने की राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है और बड़ी खबर ये कि विपक्ष की तरफ से राज्यसभा से वॉक आउट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। तवांग में चीनी घुसपैठ को लेकर संसद में आज भी जोरदार हंगामा। राज्यसभा में विपक्ष ने चर्चा की मांग की, हालांकि सभापति ने कहा है कि नोटिस नहीं दिया गया, इसीलिए आज चर्चा नहीं होगी। और इसके बाद राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया। राज्यसभा में विपक्ष ने चर्चा की मांग की थी, सभापति की तरफ से कहा गया नोटिस पहले से नहीं दिया गया, इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसके बाद विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं ताकि पूरे देश को सही जानकारी मिल सके। फिलहाल राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित नहीं की गई है, विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया है। तवांग के मुद्दे पर संसद में आज भी सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार तरीके से आर पार का माहौल बना हुआ है। कल हमने जो नोटिस कल भी दी थी और आज भी दिए हैं कि चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। और सदन को बहुत से चीजें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया, तो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशन है, जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहां पर ब्रिज बन गए हैं,
और बहुत से गैरेजेस बन गए हैं, आज कोई इस पर नोटिस मकान नहीं है, बन गए हैं। नहीं, और उसके बाद इस पे कोई नहीं, चर्चा की जाए तो नहीं नहीं प्लीज नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। सर दिस इज नहीं है इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना सर, वी आर फॉर द कंट्री, वी आर विद आर्मी। और माननीय तो विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट। देखिए 2020 में गलवान में मात खाने के बाद 9 दिसंबर 2022 को चीन को अरुणाचल की तवांग में भी मात मिली। तवांग में जैसे ही चीन के सैनिकों ने हमला किया, भारतीय जवान उन पर टूट पड़े। और वैसे भी चीन की दगाबाजियों को लेकर भारत पूरी तरीके से सतर्क है। आइए आपको दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश के उसी तवांग सेक्टर से ग्राउंड रिपोर्ट, जहां से चीन को पिटकर वापस लौटना पड़ा। एलएसी पर सिग्नल क्लियर, चीन के दिल में हिंद का फियर। महफूज है हिंदुस्तान की सरहद, एलएसी पर बर्दाश्त नहीं बेजा हरकत। भारत ने जिस तवांग से चीन को भगाया, वहां एबीपी न्यूज ने कैमरा पहुंचाया। एलएसी से एबीपी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। अमन के दुश्मन चीन को भारत ने एक बार फिर सबक सिखा दिया। तवांग में घुसपैठ करने वाले चीन को बता दिया कि हिंदुस्तान के शूरवीर ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस अरुणाचल में ये सब हुआ, वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है? अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको अरुणाचल पर आंख लगाए चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तैयारियों के बारे में बताएंगे। दुश्मन पर आग बरसाने वाले अजय अस्त्रों की तैनाती भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हिंदुस्तान के प्लान 190 के बारे में बताएंगे, उसकी हर बारीकी समझाएंगे, क्योंकि ये भारत का वो विजय मंत्र है जिसने चीन के दिल को खौफ से भर दिया है। हम आपको तवांग की कंप्लीट रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये कि चीन के खिलाफ इंडिया का प्लान 190 क्या है, इससे भारत को क्या फायदा होगा और चीन को इससे डर क्यों लग रहा है, ये जानने के लिए हमारी टीम पहुंची अरुणाचल प्रदेश के उस बुमला एक्सेस में, जहां एलएसी की हिफाजत के लिए हर मौसम में डटे रहने वाले हिंदुस्तान के बहादुर जवान चीन को परास्त करने के लिए इंडिया के इसी प्लान 190 पर अमल कर रहे हैं। इस वक्त हम जो खड़े हुए हैं वो भारतीय सेना की इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेलिटी पर खड़े हुए हैं। दरअसल ये एक सबसे ऊंची वाली जगह है जहां से बुमला एक्सेस एलएसी अरुणाचल प्रदेश की है, उससे यहाँ पर सुरक्षा की जाती है। और जो भी सैनिक यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर रिगरस ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाती है 190 मिनट की। उस 190 मिनट में 140 मिनट फिजिकल ट्रेनिंग है, 140 मिनट जो है वो उसमें जो फायरिंग वेपन की ट्रेनिंग है, और 10 मिनट जो है उनकी मेडिटेशन की है। और उसमें क्या करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, टायर को उठाते हैं, टायर पर मारते हैं, हैमर से मारते हैं, लोहे से मारते हैं, और लकड़ियों को जो यहाँ पे ये लट्ठर पड़े हुए हैं इनको काटते हैं इनसे। उससे क्या होता है, उनमें जो एग्रेसिवनेस है, आक्रामक रवैया जो है उनमें वो होता है वो सैनिकों में। और वो इसीलिए है क्योंकि भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना अब इस एलएसी पर अपना एग्रेसिव पोस्चर रखेगी, और उसके लिए बेहद जरूरी है कि सैनिक भी एग्रेसिव मोड में हो, यानी कि आक्रामक जो पोस्चर में हो, आक्रामक उनकी पोजीशन हो, और वो अगर दुश्मन का सामना करना पड़े तो उस पर टूट पड़े। इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेशन भारत के प्लान 190 का बेहद खास हिस्सा है। इसके तहत भारतीय सेना ने एलएसी की ऊंची चोटियों पर बंकर बनाए हैं। इन बंकर्स में इन्फेंट्री के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा इनमें मॉडर्न कम्युनिकेशन सेंटर भी बनाया गया है। सर्विलांस रूम और आर्टिलरी कमांड सेंटर भी बंकर के अंदर ही है, जहां बाहर अलग अलग लोकेशंस पर कैमरों से लाइव फीड यानी वीडियो मिलते रहते हैं। उसके अलावा बाहर तैनात जवान दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। पहले गलवान और अब तवांग। एलएसी पर भारत के हाथों 2 बार मार खाकर चीन को भी समझ आ गया होगा कि हिंदुस्तान से टकराना और अपनी शामत बुलाना दोनों में ज्यादा फर्क नहीं।
अरुणाचल में 1975 में भारतीय जवानों पर चीन की फायरिंग के बाद से दोनों देशों के बीच झड़प तो कई बार हुई, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। गलवान समेत एक दो मौके पर चीन के फौजियों ने कीलों वाले डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया, लेकिन हर बार हिंदुस्तान भारी पड़ा। इसकी वजह है भारत की मजबूत इन्फेंट्री, जो अपने अजेय अस्त्रों के साथ एलएसी के चप्पे चप्पे पर तैनात है। अरुणाचल से आई एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में आपको इसका पक्का सबूत मिल जाएगा। इस वक्त हम जहां एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं, वहां पर बोफोर्स तोप तैनात हैं। बोफोर्स तोप देखिए 1 2 3 4 5 ये बोफोर्स तोप लगी हुई हैं, इस लोकेशन पर लगी हुई हैं। और इस तरह की जो बोफोर्स तोप हैं वो जगह जगह पर फॉरवर्ड लोकेशन पर लगी हुई हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि चीनी सेना जो भी हरकतें करती है उसका माकूल जवाब भारतीय सेना दे सके, क्योंकि अभी तक जो चीनी सेना जो भारतीय सेना के साथ जो फेस ऑफ हुए हैं उसमें धक्का मुक्की या फिर जो लड़ाई होती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है दुश्मन के बंकर को नष्ट करने के लिए, दुश्मन की पोस्ट को नष्ट करने के लिए, तो ये बोफोर्स तोप तैनात की गई हैं। भारत के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करने वाला चीन भारत के साथ 4 मौकों पर उलझ चुका है। एबीपी न्यूज की टीम ने एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचकर वहां की एक एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। अमेरिका से M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर जो ली है भारतीय सेना ने, उनको भी यहां पर खास तौर से तैनात किया गया है। इस वक्त अगर हम दिखाएंगे कैमरामैन वेद पांडे, तो ये है M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर जिसको तैनात किया गया है इस फॉरवर्ड लोकेशन पर एलएसी के। तो ये भारतीय सेना की तैयारियां हैं, यानी कि भारतीय सेना का जो आर्टिलरी है यानी कि तोपखाना है वो पूरी तरह से तैयार है दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए। अब आपको सीधा अरुणाचल प्रदेश के उस तवांग में लिए चलते हैं जहां चीन ने एक बार फिर भारत से उलझने की जुर्रत की, लेकिन उसे हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। चीनी सेना लगातार जो है यहाँ पर कोशिश करती रहती है घुसपैठ करने की, और लेकिन यहाँ पर जो तवांग ब्रिगेड यहाँ पर तैनात है वो तवांग ब्रिगेड जिसकी जिम्मेदारी है इस पूरी एलएसी की सुरक्षा की। एलएसी पर हिंदुस्तान की इन्फेंट्री तो मुस्तैद है ही, चीन ने अगर हवाई हमले की साजिश रची तो भारतीय सेना ने उसकी काट भी तैयार रखी। हिंदुस्तान की सैन्य तैयारियों का जायजा लेने तवांग पहुंची एबीपी न्यूज की टीम ने उन हथियारों का भी एक्शन देखा जो चीन की आसमानी साजिश को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एलएसी पर जो चीन की तरफ से जो खतरा है वो खास तौर से ड्रोन्स का खतरा बहुत ज्यादा है, एरियल जो खतरा है। इसीलिए जो एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारतीय सेना ने अपनी ये एडी गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी तैनात कर रखी हैं। ये L70 एडी गन है जो कि स्वीडिश यानी कि स्वीडन की बोफोर्स जो कंपनी है उसने बना के दी थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय से जो है ये काम कर रही थी, लेकिन अब इसको जो है जो भारतीय सेना है उसने इसको ट्वीक किया है, यानी कि इसको इसमें मॉडर्नाइज इसको बनाया गया है और इसीलिए हम इनको एलएसी पर तैनात किया गया है। भारत शांति की बात करता है, लेकिन लगता है कि चीन को ये जुबान समझ में नहीं आती, इसलिए भारत ने अपने एक से बढ़कर एक घातक हथियार एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे रिपोर्टर ने आपको जिस L70 गन के बारे में बताया वो आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन है खूबियों का खजाना। हर मौसम में कारगर L70 एंटी एयरक्राफ्ट गन 27 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये 1 मिनट में 240 से 300 राउंड तक फायर करती है और एक्शन के दौरान 360 डिग्री घूमकर निशाना लगा सकती है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम फायर कंट्रोल और वीडियो ट्रेसिंग सिस्टम से भी लैस है और दुश्मन की एयरक्राफ्ट को आसानी से टारगेट करती है। पहले इन्हें एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब चूंकि यूएवी और ड्रोन्स का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए उन्हें इसी के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया गया है। क्योंकि यूएवीज और ड्रोन्स का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए भारतीय सेना ने इनको खास तौर से यूएवीज के लिए जो है मार गिराने के लिए तैयार किया है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं इसमें LRF जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं वो सब इसमें लगाए गए हैं, ऑप्टोनिक पेडेस्टल इसमें लगाया गया है, CCD कैमरास लगाए गए हैं। और जब हम यहाँ पहुंचे हैं एलएसी के बेहद करीब अरुणाचल प्रदेश में, तो भारतीय सेना ने दिखाया कि किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए कि इस गन से एक जो यूएवी है उसको मार गिराया जा सकता है। जो ये एडी गन है L70 गन है, इनको जगह जगह पर एलएसी पर तैनात किया गया है ताकि चीन की तरफ से, क्योंकि ये यूएवी के लिए तो मार गिरा सकता है, साथ ही हेलीकॉप्टर्स और जो एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं उनको भी मार गिरा सकता है। वायुसेना किसी भी युद्ध का रुख मोड़ सकती है,
इसलिए चीन के खतरे से निपटने के लिए भारत के वायुवीर भी पूरी तरह तैयार हैं। सूत्रों का दावा है कि पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम के तेजपुर और झाबुआ सहित कई जगह सुखोई 30 लड़ाकू विमान तैनात हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में राफेल फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं, जो हर वक्त रेडी रहते हैं और पलक झपकते ही चीन के मंसूबों को मटियामेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी नौबत ना आए, इसके लिए भारत ने चीन पर नजर रखने का भी पुख्ता इंतजाम कर दिया है। यह है हिंदुस्तान के सुपर स्पाई हेरोन ड्रोन, जो असम के मिसामारी से उड़ान भरते हैं और एलएसी पर हर वक्त पैनी नजर बनाए रखते हैं। अपनी तवांग यात्रा के दौरान करीब साल भर पहले मिसामारी पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की रिपोर्ट देखिए। ये इजराइल से भारतीय सेना ने ये ड्रोन लिए थे, यूएवी लिए थे, और इनको अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई जो एलएसी है वहाँ पर तैनात किया गया है। ये तैनात इसीलिए किया गया है ताकि काफ़ी दूरी से आसमान पर जो चीनी सैनिक हैं उनकी घुसपैठ किस तरह की है, चीनी सेना की जो मूवमेंट किस तरह से है, उस पर नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा जो चीनी सेना जो एलएसी पर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, जो अपने जो सैन्य अड्डे तैयार कर रही है, उस पर भी नज़र रख सकती है। वक्त बदल गया है, लेकिन चीन की नीयत नहीं बदली। वो जमीन खोरी से बाज आने को तैयार नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी बता रही है कि अब अगर बीजिंग ने कोई भी बेजा हरकत की तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो तवांग सेक्टर से ये सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली में द्वारका मोड़ इलाके में आज सुबह एक स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंका गया। ये वारदात उस वक्त हुई जब छात्रा स्कूल जा रही थी। पीड़ित लड़की 12वीं क्लास में पढ़ती है। लड़की को घायल हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़का और पीड़ित लड़की के बीच पहले से जान पहचान थी। एक संदिग्ध को पुलिस ने इस सिलसिले में हिरासत में भी लिया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से स्कूली छात्रा, 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल जा रही है और अचानक से लड़का जो बाइक पर सवार है, पीछे बैठा हुआ है बाइक पर, वो लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंकता है और इसके बाद बच्ची अपना चेहरा पकड़े हुए दौड़ती है मदद के लिए। झुलसता हुआ चेहरा बच्ची का, तेजाब फेंका इस शख्स ने लड़की के चेहरे पर। तो दिल्ली का द्वारका इलाका, यह आज सुबह की घटना है। दिल्ली के द्वारका इलाके में, द्वारका मोड़ इलाके में स्कूली छात्रा, जिस वक्त आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म में बैग टांगे लड़की अपने स्कूल जा रही है और तभी बाइक सवार ये शख्स जो पहुंचता है, बाकायदा बाइक रुकती है, हल्की धीमी होती है उसकी गति, और ये पीछे बैठा हुआ शख्स उसके चेहरे पर कुछ फेंकता है जो तेजाब है। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है और अपडेट के साथ। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? लड़की की हालत कैसी है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि लड़की की जो हालत है वो भी स्थिर है और जो आरोपी है उसमें से एक आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये वारदात सुबह करीब 7:30 बजे की है, जब जो ये 12th क्लास की छात्रा है ये स्कूल जा रही थी। उसी वक्त बाइक पे सवार दो बदमाशों में से जो एक बदमाश पीछे बैठा हुआ था उसने स्कूली छात्रा के चेहरे पर जो है तेजाब फेंक दिया है। इसके बाद करीब 9 बजे पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, जब छात्रा को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। फिलहाल छात्रा की हालत स्थिर है और एक जो आरोपी है उसको डिटेन कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किस वजह से उसने इस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया और दूसरे साथी की तलाश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लड़की की हालत अभी स्थिर है। सफदरजंग अस्पताल जहां लड़की को ले जाया गया था इलाज के लिए, और इस बीच पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।